चलो शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट define the true meaning of democratic government? ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है। अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। क्यों भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन से नहीं हो सकता क्या? वैसे हाँ, तो इसको साइड में रखेंगे। अ गवर्नमेंट वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, इसका तो ये तो रिपब्लिक का डेफिनेशन है, तो ये भी नहीं। अ गवर्नमेंट विच एक्सप्लेन्स इट्स एक्शंस एंड डिफेंड्स इट्स डिसीजन टू द पीपल, हाँ ये सही हो सकता है। चाइना में, रशिया में तो ऐसा नहीं होता ज़्यादातर। अ गवर्न लास्ट ऑप्शन देखते हैं, गवर्नमेंट गवर्निंग इट्स सिटीजन्स थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में भी तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी तो डेमोक्रेटिक है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो चलो, तो करेक्ट आंसर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। With reference to the role of constitution or government in promoting equality among Indian citizens, which of the following statements is incorrect? Incorrect के बारे में पूछ रहा है। The constitution allows for differentiating between people to ensure equity. हाँ, reservation, equality, fundamental rights, obviously. बस मतलब ये सही है, तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। The Constitution has given more preference to equality in comparison to liberty. ये कहाँ पे दिया है यार? ये तो आर्टिकल 39C और 39B वाला तो आर्टिकल 14 को प्रिसाइड करेगा ना। यूजुअली आर्टिकल इसको तो निकालो, 39C जो है वो आर्टिकल 14 को मतलब प्रिसाइड करेगा, तो यह गलत है। तो इसके लिए हम इसे अगर गलत कर दिए तो आंसर ये रहेगा। The government can violate Article 14 of the Constitution for implementing some of the DPSP. हाँ, इसी का ही तो है, ये सही है। Special assistance in the form of affirmative action helps in promoting equality. Special assistance in the form of affirmative action helps in promoting equality. हाँ, ये भी सही है, तो इसका आंसर है बी। तो दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो with reference to the role of constitution or government in promoting equality among Indian citizens, which of the following is incorrect? Incorrect पूछ रहा है, we need to उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा गर्व करेंगे। Okay, the constitution allows for differentiating between people to ensure equity. हाँ, मतलब ये तो पता होगा ना, इमेज सबको इक्वालिटी, तो ये सही है। The constitution has given more preference to equality in comparison to liberty. वैसा कुछ नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है। पार्ट 3 में रखा है दोनों को इक्वल में, ऐसे कोई प्रेफरेंस नहीं दिया है कि इक्वालिटी और लिबर्टी, एक लिबर्टी इक्वालिटी से ऊपर है या इक्वालिटी लिबर्टी से ऊपर है, वैसा कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो ये फिलहाल के लिए गलत है, लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं। द गवर्नमेंट कैन वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीपीएसपी। हाँ, 39 क्लॉज सी, वो तो अगर वो उस डीपीएसपी को हमें इम्प्लीमेंट करना है और अगर वो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है तो कर सकते हैं। स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन हेल्प्स इन प्रमोटिंग इक्वालिटी। हाँ, अफर्मेटिव एक्शन मतलब स्पेशल असिस्टेंस वगैरह, ये राशन देना, रिजर्वेशन देना, और इक्वालिटी के लिए सही है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर इज बी। तो तीसरा, in context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Members of the cabinet are members of the parliament. हाँ भाई, कैबिनेट वाले पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, बाहर से थोड़ी आएंगे। तो पहला वाला तो सही है। अब पहला वाला सही हो गया तो ये सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन। सेकंड वाला तो ऑब्वियसली सही है, मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, ये भी सही है। कैबिनेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ द स्टेट। नहीं, हेड ऑफ द स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, कैबिनेट तो प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो तीन को निकालो,
तीन को निकालो, तीन को निकालो तो ऑब्वियसली आंसर है। तो now coming to the fourth question, which of the following functions are served by the Constitution of India? Functions क्या है? It serves as a guide to the state to institute laws and policies to reduce poverty. हाँ, डीपीएसपी में से ही तो लॉज बनाते हैं, तो yes, this is a function. It provides a set of basic rules for coordination amongst members of a society. सब मिलजुल के रहना है, हाँ. It helps judiciary to decide the legality of the laws framed by the legislature. Yes. It helps in ensuring that people with good morals and values reach to power. ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये हमें खुद करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है ये। तो चलो, आंसर अगर फोर्थ का निकाल दिए तो 1 2 3 आंसर डी आएगा। Now coming on to the fifth question, which of the following statements are correct with reference to federalism in India? Federalism, the constitution provides for bifurcation of legislative, हाँ, executive, हाँ, financial, हाँ, judicial power between center and the state. Judicial को नहीं यार, judicial तो integrated है, तो अगर ये एक निकाल दिए तो आंसर तो none of the above आ जाएगा। दूसरा भी देख लेते हैं। इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कमिंग टुगेदर। नहीं, कमिंग टुगेदर ना यूएस का है, इंडिया का होल्डिंग टुगेदर है। पकड़ के रखे हम लोग, वो यूएस में बहुत सारे दूसरे 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 स्टेट्स आके मिल गए, बहुत सारे कमिंग टुगेदर, लेकिन हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को। हाँ, वैसे समझ लो। और थर्ड, the constitution provides that the official documents should use the term central government and not union government. कहीं पे भी लिखा नहीं है एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, आर्टिकल 1 में वगैरह स्टार्टिंग में यूनियन वगैरह लिखेगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यही यूज करना है बोल के नहीं है। नॉट यूनियन गवर्नमेंट नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट करना है, वैसे नहीं। तो ये तीनों गलत। सिक्स्थ क्वेश्चन को चलेंगे। तो डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू lies in the fact that it calls into activity। डेमोक्रेसी का इनडायरेक्ट मीनिंग पूछ रहा है, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, सेंट्रलाइजेशन के जैसे नहीं। अ सुपीरियर इंडिविजुअल विथ डायनामिज्म एंड विजन, ये भी नहीं। पुतिन का देखो पहले सुपीरियर था, डायनामिज्म है, लेकिन वो क्या डेमोक्रेसी है? टी का देखो, अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, चाइना का देखो, नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर हो गया हमारा ये, इंटेलिजेंस कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। हाँ, वही तो सिलेक्ट करेंगे ना, सुपीरियर वर्च्यू। नॉर्मल वर्च्यू नहीं पूछ रहे, सुपीरियर वर्च्यू पूछ रहे। अगर मैन और वुमेन इंटेलिजेंट थे तो अच्छा सा शासक वो चुनाव करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of including feature of separation of power? separation of power क्यों किया कॉन्स्टिट्यूशन में? First option to help judiciary in providing complete justice to the weaker sections of the society. Complete justice, इससे separation of power से क्या संबंध है? Division of labor and functional specialization of tasks, लेबर का डिवीजन और सेपरेशन ऑफ पावर ये भी नहीं यार। सेपरेशन ऑफ पावर तो चेक्स और, हाँ, चेक्स और बैलेंसेस का है। और स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग बाय लिमिटिंग द एंक्रोचमेंट ऑफ पावर्स बिटवीन द ब्रांचेस। Swift decision making by limiting the encroachment of powers between the branches, ये भी हो सकता था लेकिन नहीं, यही है स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग बाय लिमिटिंग। ये अगर ये ऑप्शन न होता तो ये हम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन है तो आंसर सी आंसर आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टेट? It refers to a political institution that represents a sovereign government who govern a set of people. Okay.
It refers to a type of government which protects and promotes the economic and social well-being of its citizens. Okay. It refers to an institution which exercises its functions independently. Our चौथा option, it refers to a political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory. तो एक्चुअली अगर स्टेट को देखा जाए तो इट इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो जहां जहां पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट इज करेक्ट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट को निकाल दो एंड दैट रिप्रेजेंट्स अ सॉवरेन गवर्नमेंट। सॉवरेन गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। किसका इंडिपेंडेंट, किसके मतलब नहीं, सी का भी निकाल दो, सी भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए और डी में अगर आएगा that represents a sovereign government who would govern a set of people. A option, or it refers a political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory. This is more eligible. This is actually the definition of a state. Sovereign people with a definite territory. We are, हमको हम बोलते हैं ना, we are a nation in making. तो always remember that we are a state. We strive to be a nation. State तो बस ये है प्री रिक्वेस्ट, बस एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एक डेफिनेट टेरिटरी होना चाहिए, उसका सॉवरेन पीपल होना चाहिए, तो वो स्टेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। मेन फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, लिमिटेशन ऑफ पावर। हाँ, रूल ऑफ लॉ लिमिटेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना कि इसके इस दायरे के अलावा तुम लॉ नहीं बना सकते, तो वन इज करेक्ट। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हाँ ये भी है। थर्ड, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ में पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आ गया? नहीं, ये पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा, लेकिन रूल ऑफ लॉ में वो एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो इसको निकालो। अगर तीन निकाल दिए और 1 2 सही है, 1 2 4 4 भी सही है, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स वो भी दिखाई है, तो चलो ठीक है। 10th क्वेश्चन को जाएंगे। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया क्या क्या करेक्ट है? ऑल, यहाँ पे जब देख ऑल आएगा ना तो अलर्ट हो जाना। फंडामेंटल राइट्स गारंटी the rights of an individual against the state as well as other individuals. All fundamental rights guarantee against the state as well as other individuals. All नहीं, थोड़े स्टेट के खिलाफ है, थोड़े इंडिविजुअल के खिलाफ है, या इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है, खिलाफ नहीं, हाँ फॉरन। तो ऑल तो निकाल दो। These rights are binding upon central government and not the state government. बेहुदा बेहुदा सवाल है, निकाल ही दो, स्टेट गवर्नमेंट पे भी अप्लाई होता है। इट गाइड्स द इंडियन स्टेट टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ये ना डीपीएसपी करता है, फंडामेंटल राइट्स नहीं। ये भी निकालो, बचा फोर्थ। तो देखते हैं अभी, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इश्यू राइट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। हाँ ये सही है। तो 11th क्वेश्चन को चलते हैं। विच फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड? Which fundamental right is violated if the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman? अब वुमेन है और कौन सा फंडामेंटल राइट? वुमेन अभी अभी चल रहा था ना सीडीएस में, नेवी उस टाइम पे कौन सा पूछ रहे थे? एक्सप्लॉयटेशन लिबर्टी पूछ रहे थे क्या? प्रोफेशन पूछ रहे थे क्या? नहीं, इक्वालिटी के बारे में बात हो रहा था उस टाइम पे। तो आंसर हो गया ए। 12th क्वेश्चन, इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इकोनॉमिक जस्टिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है, प्रियम्बल में भी लिखा है। अरे हाँ ऑप्शन में, अबे कहाँ पे पूछा है, पूछ रहा है। तो
प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल में तो लिखा ही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में राइट्स तो लिमिटिंग होते हैं ना, उसमें जस्टिस वस्टिस नहीं, तो ये नहीं। प्रियम्बल में लिखा है, डीपीएसपी में लिखा है, हाँ डीपीएसपी में लिखा ही रहता है ऑब्वियसली। और वो भी नेक्स्ट ऑप्शन भी पूछते हैं एक बार, फंडामेंटल राइट्स ये तो नहीं है, नन ऑफ द वो भी नहीं है, डीपीएसपी है, तो आंसर इसका बी आंसर आ जाएगा। और 13th का जाएंगे। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is or are correct about the Constitution of India? It sets limits on the power of the government. सही बात है, of course, वरना तानाशाही के जैसे हो जाएगा। कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, it provides an enabling framework for the government to take steps for fulfilling the aspirations and goals of society. हाँ ये भी लिखा है, मतलब फ्रेमवर्क वगैरह डीपीएसपी में वगैरह लिखा है ना, तो दोनों सही है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एट लार्ज? तो सॉरी, national leaders proposed the subjection of constitution to referendum of people. सब्जेक्शन हमारे यहाँ पे रेफरेंडम कभी सब नहीं हुआ है, तो निकाल दो उसको, रेफरेंडम नहीं नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे। जब तब भी बन रहा था तो बहुत पॉपुलर लीडर्स जो थे उन्होंने कंसेंसस में बनाया था, रेफरेंडम नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। इतना बड़ा सा आबादी का पॉपुलेशन है, रेफरेंडम करेंगे तो क्या? और उस टाइम पे लिटरेसी विटरेसी वो भी तो था, उसका भी तो देखना पड़ेगा। नहीं, ये तो नहीं हुआ, वन तो नहीं होगा, अगर एक नहीं हो तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा यार, टू और थ्री। इट वॉज सपोर्टेड बाय पॉपुलर लीडर्स, हाँ, who enjoyed immense credibility, yes. The constitution was framed by representatives from all sections of the society, हाँ, हिंदूज थे, सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, उनको भी रिजर्वेशन दिया था ना थोड़े दिनों तक, और वुमेन भी थे। अब चिल्ड्रन मत पूछना, चिल्ड्रन वगैरह नहीं होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच, तो लेट्स गो टू द 15th क्वेश्चन। अदर देन फंडामेंटल राइट्स, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights 1948? Actually, Universal Declaration of Human Rights जो है ना, our constitution makers were greatly influenced by it. तो हाँ, preamble तो it is there, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में ऑफ कोर्स राइट्स अगर आते हैं तो उसके साथ ऑब्लिगेशन भी आएगा ही, मतलब, तो इसलिए वो भी हो जाएगा, तो आंसर इसका तीनों है। कमिंग ऑन टू द 16th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड रफली अलोंग द लाइंस सजेस्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? माउंटबैटन प्लान, नहीं माउंटबैटन प्लान नहीं, जीओआई ये भी नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान पे हमारा जो, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान पे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंपोज हुआ था, मतलब रफ सिमिलर टाइप का। और कमिंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके, इट डिप्राइव्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, हाँ, एंड रिटेन्ड द ऑफिस मियरली एज सेरेमोनियल। रिटेन्ड नहीं, अगर रिटेन था तो अभी भी होता था, आंसर गलत है। It allowed the princely states either to join India or Pakistan, but denied the right to remain independent. ये क्या है? नहीं, ये भी गलत है। अगर 1 2 निकाल दिए तो हाँ बचा 3 और 4। It discontinued the appointment to civil services by the Secretary of India. Yes. It abolished the office of Secretary of State for India. ये भी सही है। तो आंसर इज बी। Coming on to the 18th question, which of the following schedules of the Indian Constitution contains provision regarding anti-defection? Simple question है, 10th schedule.
सिंपल एज दैट. 52nd अमेंडमेंट 1985 पे 10th schedule means. Okay, so coming on to 19th question, which of the following statements correctly explain the meaning of parliamentary executive? तो executive where there is parliament, नहीं. Executive elected, नहीं. नहीं नहीं. Elected by parliament where parliament functions as the executive हो सकता है. Executive that is dependent on the support of majority, हाँ ये सही है, ये करेक्ट है. तो ये अथॉरिटी पार्लियामेंट से ही तो आता है ना, उसका पावर. तो आंसर डी है 19th का. चलो 20th क्वेश्चन देखने चलते हैं. Which of the following changes occurred in the Constituent Assembly of India after the partition of India on 15th August 1947? तो 15th अगस्त 1947 में क्या क्या हुआ? नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वाज reduced to 299. हाँ, पहले 389 हुआ करता था. 389 से 299 हुआ. आंसर इज करेक्ट. तो एक तीन ए सी डी हो सकता है. बी को एलिमिनेट करते हैं. मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स चोज नॉट टू जॉइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. ऐसे कैसे? बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करने का सोचा था. तो दो दो को निकालो. आंसर बच गया सी. थर्ड का हमें पढ़ना भी नहीं पड़ा. वैसे थर्ड का अगर पढ़े तो नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग जॉइंड द कॉन्स्टिट्यूएंट. ये गलत है, सरासर गलत है. बहुत सारे लोग थे मुस्लिम लीग से. मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 28 मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के who had joined the Constituent Assembly of India. Coming on to the 21st question, which of the following objectives is not embodied in the preamble of the Constitution of India? तो प्रियम्बल को एक बार मन में पढ़ते जाना तो एकदम से लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप वगैरह आता रहता है. तो इकोनॉमिक लिबर्टी ना प्रियम्बल में नहीं दिया है. तो ये नहीं है. आंसर बी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 22nd को चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? तो it provided for the establishment of socialist, secular, independent, sovereign republic of India. ये सोशलिस्ट और सेक्युलर तो बाद में ऐड हुए थे ना. मतलब वो तो इंक्लूड भी नहीं हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे एट दैट टाइम. तो अगर पहला वाला निकाल दिए ऑप्शंस में तो बचे 3 4. ओके. इट प्रोवाइडेड टू मेक कंट्रीब्यूशंस टू प्रमोट वर्ल्ड पीस. हाँ, कौन वर्ल्ड पीस को प्रमोट नहीं करेगा? वर्ल्ड वॉर अभी अभी हुआ था. तो ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विल मेक कंट्रीब्यूशन टू प्रमोट वर्ल्ड पीस. एंड एंड देन अगर थर्ड ऑप्शन देखा जाए, इट प्रोवाइडेड फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन ऑफ पीपल इन इंडिया. हाँ, फ्रीडम ही चाहिए था. उसी के लिए तो लड़ रहे थे इतने सालों से ब्रिटिशर्स से. और फोर्थ, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्रोमाइज ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज विच आर आउटसाइड इंडिया बट विलिंग टू ज्वाइन इंडिया. हाँ, ये भी सही है. बाद में गोवा भी तो आया था. मतलब तब तो ब्रिटिश का पार्ट नहीं था ना वो. तो 2 3 4, चलो सब तीनों सही है. और फिर 23rd क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिक्वायर्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. ये कैसा है? नहीं, ओनली है पहले नेगेटिव. और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशंस सोचो ओल्ड सोवियत का जो था कंट्री, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन था लेकिन वो ऑलमोस्ट मोनार्क के जैसे रहता था. मतलब वो तो और थोड़ी डेमोक्रेटिक था. निकालो उसको. पहला क्वेश्चन अगर निकाल दिए तो बचेगा 2 3 3. सेकंड ऑप्शन देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट डज नॉट डील विथ आइडियल्स एंड वैल्यूज. ये नॉट नेगेशन जब भी आता है ना उसको ऑलमोस्ट निकाल ही दो. कैसे? लीग आइडियल्स और वैल्यूज के ऊपर तो डिपेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा भी निकालो. आंसर 3 है. ओनली सी. कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इट्स सिटीजंस अ मॉरल आइडेंटिटी. सही जवाब.
और फिर 24th क्वेश्चन को चलते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? वहीं पे तो जाने का सोच रहे हैं हम सब लोग, जाएंगे भी। तो एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उनके छेले थोड़ी हैं, हाँ वैसे कह सकते हैं, लेकिन साइड पे रखेंगे, दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, हाँ ये भी हो सकता है। मतलब ब्यूरोक्रेसी ये सब काम करता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट पूछा है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट। तो नीचे जाए, थर्ड ऑप्शन देखेंगे। एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हो सकता है पॉलिटिकल, नहीं नहीं पॉलिटिकल स्टेब, ये बस यूनियन टेरिटरीज में वगैरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ये तो पूरा लेजिस्लेचर का फंक्शन है, तो सी को आप निकाल ही दो। बचे ए बी और डी। डी देखते हैं। एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये सही है। जो लेजिस्लेचर देता है वही तो ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट करता है, तो implementation of public policy is the correct option for question number 24. Coming on to question number 25. With reference to Indian form of secularism, हमारा secularism, consider the following statements. Indian secularism deals only with religious freedom of individual and not of community. ये जब only आता है ना, तो थोड़ा सा सांस ले लो जब भी, क्योंकि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो इंडिविजुअल पे भी फोकस करता है और कम्युनिटी पे भी फोकस करता है। तो पहला वाला निकाल दो। अगर पहला वाला निकाल दिए ऑप्शंस में, तो बचा ऑप्शन बी और डी। 2 और 3 तो सही आंसर है। इंडियन सेक्युलरिज्म अलाउज सब स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस फ्रीडम रिफॉर्म, हाँ। चाइल्ड मैरिज अबॉलिश किया, अनटचेबिलिटी अबॉलिश किया, ट्रिपल तलाक, बहुत सारे हैं, तो ये तो सही है। इंडियन थर्ड ऑप्शन, इंडियन सेक्युलरिज्म फोकसेस ऑन बोथ इंटर एंड इंटर रिलीजियस इक्वालिटी, हाँ ये भी सही है। और फिर फोर्थ, अंडर इंडिया, फोर्थ ऑप्शन, अंडर इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन नॉट, फिर से नेगेशन, कैन नॉट एड एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। वैसे कैसे स्टेट एड करता है, ये कैन नॉट एड वाला ना वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट डज एड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, लेकिन क्या है कि अगर सबका टैक्स, मतलब जो टैक्स लिए हैं सिर्फ एक ही रिलीजन को एड नहीं कर सकते, सबको करना है। तो फोर्थ का निकाल दो, बचा ऑप्शन बी, 2 और 3। फिर कमिंग ऑन टू द 26th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, फंडामेंटल राइट्स पे चले जाओ। इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज, नहीं हमारे यहाँ पे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मानो कि 100 लोग हैं, उसमें से एक तिहाई, एक 10% लोग माइनॉरिटी में है, और यूजुअली मतलब डिस्क्रिमिनेशन 90% वाले इन 10% को करते रहते हैं। मतलब इनका ही बस चलता रहता है और 10% वालों का चलता नहीं रहता है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब इन 10% का बस चलेगा, 90% का नहीं चलेगा, तो दैट वुड बी द रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहाँ पे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो निकाल दो पहला ऑप्शन। और फिर सेकेंड ऑप्शन, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट, सही है। चौक शब्दों में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आर्टिकल 30 में कि कोई नहीं, हाँ, कि अगर कोई स्टेट फंड कर रहा है कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उसके अंदर एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। चलो 27th क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग provisions of the Indian Constitution have a bearing on education? Education DPSP, हाँ DPSP तो इट इज एजुकेशन आर्टिकल आर्टिकल 45 पे चले जाना ना, आर्टिकल 45 पे, और फिर बाद में 86th अमेंडमेंट को आर्टिकल 45 से लेके आर्टिकल 21A में लेके आया एजुकेशन के खिलाफ, तो इट इज एजुकेशन डीपीएसपी में है। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज,
पार्ट 11 पार्ट 12 दोनों में यूज होता है। तो हाँ, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल तो ट्राइबल एंटिटी है, और ट्राइबल को अगर एजुकेशन प्रमोट नहीं किए तो उनको डेवलप कैसे ही करेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी होंगे ही। तो 27th का है, और सेवेंथ शेड्यूल एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे ना, तो सभी के सब ऑप्शंस करेक्ट है 27 के। तो चलो 28 का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेटेड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया? प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब देखे थे, मतलब कब सोचे थे? तो इसका ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, हाँ हो सकता है, साइड में रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट में दिया है, मतलब अडल्ट फ्रेंचाइज है। सप्रू रिपोर्ट में भी है। गवर्नमेंट ऑफ, ये तो ब्रिटिशर्स का था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये क्यों यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज करेंगे? खुद के पैर को थोड़ी कुल्हाड़ी मारेंगे। ये गलत है। फोर, अगर आप फोर निकाल दोगे तो आंसर बच जाएगा डी। लखनऊ पैक्ट नहीं, लखनऊ पैक्ट तो मतलब बोल रहे थे लखनऊ पैक्ट में कि बहुत सारे लोगों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन के लिए प्रोत्साहन करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, वगैरह वगैरह, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में नहीं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज माने सबको, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, सबको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज व्हाट यू से सोशल स्टेटस, उसके पास कितना मनी है, सब कुछ। तो लेट्स गो 29th क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू असिमेट्रिक फेडरलिज्म, असिमेट्रिक फेडरलिज्म माने दो लोग, अगर सोचो दो स्टेट है, एक स्टेट को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, दूसरे स्टेट को थोड़ा कम प्रेफरेंस देता है, क्योंकि इसका मोस्टली साइज बड़ा होगा, क्या इसके मोस्टली पॉपुलेशन बड़ा होगा। लेकिन हाँ, उसको असिमेट्रिक फेडरलिज्म उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन वन है, इट इज अ कंडीशन वेयर वन स्टेट पोसेसेस मोर पावर देन द अदर। हाँ सही है, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने। और आर्टिकल, ऑप्शन टू देखते हैं। आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर असिमेट्रिक फेडरलिज्म। हाँ, आर्टिकल 371 ये ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के साथ को डील करता है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को स्पेशल स्पेशल स्टेटस मिला है ना, तो ऑब्वियसली तो ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर सी है 29। लेट्स गो 30th क्वेश्चन। द नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था, और इट वाज टू रिमूव द, आई मीन abolish द जमींदारी सिस्टम। तो 1951 पे कौन था प्राइम मिनिस्टर? नेहरू जी। चलो लेट्स गो टू 31st क्वेश्चन। विथ which of the following statements most correctly describes the term citizenship? citizenship का डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है। ऑप्शन ए, citizenship is a freedom of a person to purchase property within a country। हाँ लेकिन यू फॉरेनर भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। यहाँ पे तो एग्रीकल्चर का लैंड छोड़ के फॉरेनर भी परचेज कर सकता है, तो ये तो डेफिनेशन नहीं हुआ। इको निकालो। सिटीजनशिप इज द राइट, सेकंड ऑप्शन, सिटीजन सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सिटीजनशिप इज द राइट विच इज गारंटीड बाय बर्थ। अब नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से भी हो सकता है ना, ये बर्थ का बस कॉन्सेप्ट यूएसए में लागू है, यहाँ पे नहीं, सब तरफ नहीं है, तो ये भी निकाल दो। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। सिटीजनशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ कंट्री। हाँ, कंट्री का आइडेंटिटी, अभी यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, सब लोग इंडियन हूँ बोल के बोलने पे उनको छोड़ा जा रहा है। अब अगर सोचो कि अभी पाकिस्तानी है बोले तो कोई खाक कुछ पूछेंगे भी नहीं उनको बोलेंगे खाक पाकिस्तानी हो, हम पे जब अटैक किए तब रशिया पे वहां पे तुम्हारे प्रीमियर मिलने गए थे उल्टा ये हो जाएगा। मतलब ऑप्शन तो सी है, तो वैसे डी भी देखते हैं। सिटीजनशिप इज एंटाइटलमेंट ऑफ रेसिडेंस ऑफ एनी पर्सन इन अ कंट्री। एंटाइटलमेंट ऑफ रेसिडेंस, हाँ सही है, लेकिन अगर ये ना होता तो इसके बारे में सोच सकते थे, लेकिन रेसिडेंस का एंटाइटलमेंट फॉरेनर को भी मिल सकता है। अभी हमारे यहाँ पे ओ आई सी पी आई ओ वगैरह भी कॉन्सेप्ट है ना, उसमें एंटाइटलमेंट ये हो सकता है, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन नहीं है। 31st, द
ऑप्शन इज सी। चलो, कमिंग ऑन टू 32nd क्वेश्चन। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया है, विच ऑफ द, हाँ, सोर्स और फीचर्स बोरोड, इसका तो हम सबको बाहर करना चाहिए। इसे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इमरजेंसी पावर प्रोविजंस। हाँ, उस टाइम पे इमरजेंसी वगैरह चाहिए भी था, तो इट इज करेक्ट। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यूजुअली ना जजेस का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का जब भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलाया जाता है ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूएस से रिलेटेड होता है। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी यूएस का है, कैनेडियन का नहीं है। दो का निकालो, अगर बस दो का ही निकाल दिए तो ऑप्शन बी गया, और हाँ, बस ऑप्शन बी गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का प्रोसीजर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज सही, सही है। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सिटिंग ऑफ, हाँ ये भी सही है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से जॉइंट सिटिंग सही है। तो आंसर हो गया 134 ऑफ 32। लेट्स गो टू 33। The a constitutional government by definition is a government by legislature, पॉपुलर गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक हो जाता है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नहीं, ये पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल। पॉपुलर डेमोक्रेटिक के बारे में नहीं, मल्टी पार्टी के बारे में नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट है। मतलब आपके, यू हैव अ सर्टन लिमिट्स, इसके बाहर तुम गवर्नेंस नहीं कर सकते। मतलब नॉट जियोग्राफिकल बाउंड्री, बट फंडामेंटल राइट्स वगैरह, दे लिमिट यू फ्रॉम डूइंग गोइंग बियॉन्ड सर्टन थिंग्स। तो हाँ, इट इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। Coming on to article number 34, or question number 34. Consider the following statements with reference to Mahatma Gandhiji's view on non-violence. Okay. For Gandhi, option 1. For Gandhi, non-violence meant refraining from causing physical harm, mental harm, as well as loss of livelihood. सही है. The aim of any non-violent conflict was to convert the opponent and persuade him to your point of view. ये भी सही है. Gandhiji's view of non-violence were based on religious principles. Religious principle, हाँ, मतलब वो ज्यादा फेथ गॉड के ऊपर वगैरह बहुत बिलीव करते थे, तो आंसर 3 भी है, 1 2 3। ओ ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, उसके ऊपर भी आप सोच सकते हो कि आंसर मतलब हिज व्यूज ऑफ नॉन वायलेंस वर बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स बोल के। तो मतलब भगवान को मानते थे वगैरह, तो यू कैन ऑलवेज रिकनेक्ट विद ऑप्शन 3। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन आंसर सी है। Let's go on to question number 35. The concept of principled distance is closely related to which among the following? Okay. The principled distance interpretation of constitution, इसका इसका रिलेशन नहीं जम रहा है, तो साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, हाँ ये सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, लेकिन प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस में स्टेट और रिलीजन, आप अपने दायरे में रहो, हम अपने दायरे में रहते हैं, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट सही है। फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, ये डिस्टेंस थोड़ी है, नहीं ये भी नहीं है। आंसर सी है 35 का। प्रिंसिपल डिस्टेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हाँ, अगर ऑप्शन सी नहीं दिया होता और कोई दूसरे वाहियात ऑप्शंस दिए होते, तो उस टाइम पे आंसर मोस्ट प्रोबेबली क्लोज रिलेटेड जब पूछता होगा तो आंसर बी हो सकता था, लेकिन अभी आंसर फिलहाल सी है। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 36।
The preamble of the Constitution of India is a part of the Constitution, हाँ, but has no legal effect. नहीं, इसका लीगल इफेक्ट भी हो सकता है, मतलब उसका मीनिंग वगैरह उस टाइम पे, तो फिलहाल के लिए साइड में रखेंगे। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, नहीं, सेम नहीं है। जब कोई भी इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसको सोच सकते हैं, मतलब आंसर सी नहीं है। और फोर्थ का, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, दिस इज करेक्ट। इंडिपेंडेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे लॉ या आर्टिकल को जोड़ा जाए तो तब इसका लीगल इफेक्ट भी देखा जा सकता है। वैसे प्रियम्बल को ना बेरोबारी में, मतलब बेरोबारी का जो 1960 में बेरोबारी यूनियन में जो बेरोबारी यूनियन केस का जो 1960 में था, उस टाइम पे प्रियम्बल को नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया था। तो अगर पूछे कि 1962 में was preamble a part of the constitution? No. लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में सब बदल गया, वो आप सबको पता ही होगा। तो कम, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following can be called as affirmative action by the government in the Indian context? Okay, affirmative action पूछ रहा है। Appointment and promotion of backward sections of society in a government services. हाँ, इंडियन कंटेक्स्ट में ये सही है। रिजर्वेशन फॉर एसटीज इन पब्लिक एजुकेशन, हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही है। एवरी चाइल्ड टू गेट अ फ्री एजुकेशन, ये एफर्मेटिव एक्शन नहीं बता सकते। मतलब एफर्मेटिव एक्शन का मीनिंग होता है कि कोई पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट सीकिंग टू increase the representation of a certain group of people। तो बैकवर्ड सेक्शंस को अपॉइंटमेंट और प्रमोशन करना सही है, अफर्मेटिव एक्शन है। रिजर्वेशन फॉर एसटीज इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, हाँ सही अफर्मेटिव एक्शन है। लेकिन टू गेट फ्री एजुकेशन, नहीं यार, फ्री एजुकेशन तो सबको देना है, चाहे वो एसटी हो या ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो या दलित हो, सबको एजुकेशन मिलना है। तो अगर आंसर 3 निकाल दिए तो हमें बच जाएगा ऑप्शन ए। चलो गो टू क्वेश्चन नंबर 38। तो consider the following statements. Regulating Act of 1773 made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the governor of Bengal. सही है। 1773 में सेंट्रलाइजेशन चालू हो गया था, मतलब बॉम्बे को सब नहीं, ये बंगाल को बॉम्बे और मद्रास का सबऑर्डिनेट बना दिए थे। तो ऑप्शंस, हाँ, अगर ये सही है तो ये हो सकता है, इसको निकालो। तो लेट्स गो टू ऑप्शन 2। By Pitt's India Act of 1784, the British government was given the supreme control over companies' affairs and its administration in India. हाँ, ये भी सही है। ज़्यादा गवर्नेंस के लिए 19 1784 को लागू किया था। तो हाँ, अगर 2 भी सही है तो बचे ऑप्शन ए और सी। और थर्ड ऑप्शन, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 abolished the trade of monopoly of the company in India। हाँ, ये भी सही है। मोनोपोली निकाल दिया, बस टी और मतलब टी और ट्रेड विथ चाइना को छोड़ के बाकी सबको एबॉलिश कर दिया था, मतलब बाकी सबका मोनोपोली एबॉलिश कर दिया था 1813 को। तो आंसर इज, ये भी नहीं, आंसर इज सी। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 39। The Government of India Act, the Government of India
enacted the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act in 1996, which one of the following is not identified as its objective? Not identified. PISA Act, to provide self-governance, हाँ it is identified. To recognize traditional rights, हाँ इसीलिए तो लाया था फिफ्थ शेड्यूल के लिए. और to create autonomous regions in the tribal areas. Create autonomous regions in the tribal areas, ये तो फिफ्थ शेड्यूल काम करेगा ही ना. फिफ्थ शेड्यूल तो दिस ऑलरेडी इट इज देयर. इसके लिए पंचायती के जैसे थ्री टायर सेक्शंस और लोकल गवर्नेंस वगैरह के लिए तो लेके आए थे. तो दिस इज ऑलरेडी देयर. दिस इज नॉट आइडेंटिफाइड इन पिसा. आंसर कुड बी सी. फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे. टू फ्री पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ट्राइबल पीपल, हाँ दिस इज ट्रू. तो थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आंसर नॉट पूछा है, तो 39 का सी है. लेट्स गो टू 40. क्वेश्चन नंबर 40. The act passed during the British rule made a beginning to representative institutions by associating Indians with the law-making process. Okay. It also provided for establishment of new legislative council for Bengal, Northwestern Province and Punjab. It also empowered the viceroy to issue ordinance without the concurrence of legislative council during an emergency. ये ऑर्डिनेंस का और इंडियंस को लॉ मेकिंग में आ रहे हो बोल के दिखाने का वगैरह जब 1857 का रिवोल्ट होने के बाद से ना स्टार्ट होता है. तो ये ना 1857 के बाद ही 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 डज दिस. इंडियंस को एसोसिएट करेंगे, हम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, इमरजेंसी डालेंगे, ऐसे वैसे. तो लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 41. In context of assessing a good democracy, which of the following is a odd one? Odd one पूछ रहा है. Okay. Democracies need to ensure free and fair elections. Yes. Dignity of the individual. हाँ. Majority rule. Okay. Equal treatment before the law. हाँ. एक सेकेंड, इसमें ऑड वन आउट पूछा है. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो है डेमोक्रेसी का. इंडिविजुअल का डिग्निटी भी सस्टेन करते हैं डेमोक्रेसी में. मेजॉरिटी रूल, अब हम मेजॉरिटी रूल नहीं, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी को भी दर्जा दिया जाता है. ऐसे मेजॉरिटी का मेजॉरिटी पावर में है तो वैसे ही वही रूल करेंगे, वैसे कोई नहीं है. तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सी होगा 41 का. मतलब मेजॉरिटी रूल नहीं, दैट इज नॉट द एक्सेसिंग ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी. बस डेमोक्रेसी नहीं पूछा है, गुड डेमोक्रेसी पूछा है, मेजॉरिटी रूल नहीं. तो चलो, तो लेट्स गो टू द 42nd क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन place a particular law in the ninth schedule of the Constitution of India. अभी नाइन्थ शेड्यूल के बारे में पढ़ा था ना. फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए वगैरह वगैरह. जवाहरलाल नेहरू पीएम थे. हाँ, तो हाँ, कोई भी लॉ नाइन्थ शेड्यूल में प्लेस किया जा सकता है. स्टेटमेंट वन इज करेक्ट. Coming on to statement 2, the validity of the law placed in the ninth schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made from it. ये पूरा एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो रहते हैं ना, अक्सर गलत होते हैं. और वैसे नाइन्थ शेड्यूल अब कहाँ पे भी कोई भी लॉ होने दो, चाहे वो नाइन्थ शेड्यूल में हो, कोई भी शेड्यूल में हो, उसका वैलिडिटी करने के लिए जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं. आईआर कोहेलो केस में तमिलनाडु के टाइम पे लैंडमार्क मतलब ओपन जुडिशियल रिव्यू का स्टेटमेंट भी आ गया था. तो हाँ, ये गलत है, 2 गलत है और 1 सही है. 44th का आंसर सिर्फ ए है. कमिंग ऑन टू 43rd क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Any changes made in the preamble
are not considered as an amendment under Article 368 of the Constitution. अरे अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 प्रियम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो ऑफ कोर्स मतलब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो इट हैज टू बी डन थ्रू आर्टिकल 368। तो ये गलत हो गया ना फर्स्ट वाला। सेकंड वाला, a preamble has been amended only once which added the work of socialist secular and integrity to the text। हाँ ये सही है। और ये हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद में वो इमरजेंसी वगैरह वो कांड तो पता होगा। तो 43rd का आंसर सिर्फ 2 है। कमिंग ऑन टू 44th, consider the following statements with reference to acts and commissions during the British rule। ओके तो इसमें हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1833 provided for nomination of Indians as non-official members of the legislative council। अभी अभी डिस्कस किए थे ना इंडियंस को नॉन ऑफिशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कब किए, 1861 में। क्यों? 1857 में वो जो रेवोल्यूशन वगैरह हो गया था, थोड़ा हमको भी पावर देते हैं बोल के बोलने के लिए 1861 में किए थे। तो 1833 जरा सर गलत है। ऑपरेशन पूरा चालू था उस टाइम पे। तो अगर ए का ऑप्शन चला गया तो बचे बी और सी। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 enlarged the functions of legislative council and gave them powers to discuss the budget। 1892 का है तो पावर देते गए। हाँ, डिस्कस करने का दे दिए थे लेकिन वोटिंग नहीं, बस डिस्कशन का, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करने का, डिस्कशन का। तो ये सही है। तो अगर 44th का सेकंड सही है तो सेकंड और थर्ड दोनों सही हो जाएगा। साइमन थर्ड वाला क्या है? साइमन कमीशन रेकमेंडेड द एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। हाँ, प्रोविंसेस में आप जो भी करो रिस्पॉन्सिबल करो, सेंटर में तो बस हमारा बस चाहिए बोल के एटीट्यूड था उनका। तो थर्ड भी स्टेटमेंट सही है। 44th का आंसर बी है। 45th का देखते हैं। What are the implications of equality in society is the absence of, मतलब sorry, one of the implications of equality in society is the absence of। अगर privileges के absence होने से equality हो सकता है। हाँ, privileges अगर मतलब कोई अमीर है और कोई गरीब है, इसके पास तो ज्यादा privilege हो गए ना। तो अगर ये नहीं है, सारा इक्वल है, तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस सही है। और एब्सेंस ऑफ कंपटीशन गलत है, आइडियोलॉजी भी गलत है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, लेकिन रिस्ट्रेंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब अभी हमको अगर यूपीएससी करना है तो हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस वगैरह ये सब रिस्ट्रेंट्स इज मतलब उसको हम उसका एब्सेंस नहीं कर सकते। हाँ, प्रिविलेज का एब्सेंस कर सकते हैं। अगर ये ना होता तो ऑप्शन हम रिस्ट्रेंट का भी लगा सकते थे 45th का। फिलहाल 45th का ये है तो प्रिविलेजेस के बिना इम्प्लीकेशंस इक्वालिटी में बदल सकता है। ओके, 45 का। 46 का देखते हैं। Which of the following are included as basic structure of the Constitution through various Supreme Court judgments? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, हाँ, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। और फिर वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी में लिखा है। हाँ, और हाँ बेसिक स्ट्रक्चर भी है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हाँ यार फंडामेंटल राइट्स में भी तो लिखा है। सॉवरेंटी ऑफ पीपल होना चाहिए, सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट ये थोड़ा साइड में रखेंगे फिलहाल। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हाँ ये भी सही है। 1 2 3 5 कोई ऑप्शन है क्या? 1 2 3 5, हाँ, तो आंसर बी ही है। हाँ हाँ, आंसर बी है।
सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो सकता, सॉवरेंटी ऑफ पीपल अगर होता तो सही होता। 47th का देख। In Indian context, which of the following is most appropriate reason to conclude that the authority of constitution is higher than that of the parliament? कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से ऊपर है बोल के क्या पूछ रहा है? ओके, ऑप्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिफोर द पार्लियामेंट केम इनटू बीइंग। हाँ, स्टेटमेंट तो सही है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर मोर एमिनेंट लीडर्स देन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी सही होगा स्टेटमेंट, लेकिन ये कंक्लूड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पार्लियामेंट के ऊपर है बोल के। थर्ड वाला देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हाउ पार्लियामेंट इज टू बी फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स पावर्स। हाँ, ये सही है। अब तुम कैसे काम करते हो बोल के अगर मैं बोलता हूँ तो ऑब्वियसली मैं तुमसे बड़ा हो जाऊंगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली पार्लियामेंट से कॉन्टेक्ट मतलब ये कॉन्टेक्स्ट इसको सेटिस्फाई करता है। वैसे थर्ड डी का भी देख लेते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड यार, ये नेगेटिव स्टेटमेंट को तो ध्यान रखना, यूजुअली गलती होते हैं। 47 का आंसर सी है। 48, the Government of India Act 1919 authorized the provincial legislature to enact their own budgets. enact their own budgets, हाँ, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को ऑटोनॉमी दे दिया था वहां पे, तो ये सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला। और फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो एक सही है तो ये, अरे नहीं, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो अगर एक सही है तो एक आंसर नहीं होना चाहिए। ओके, तो बचे बी और डी। तो देख सेकंड स्टेट ऑप्शन देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये गलत है। 1919 जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस किया था, 1935 नहीं। तो ये गलत हो गया, अगर टू गलत है तो ये और ये, हाँ। और बाई कैमरलिज्म भी 1919 में ही आ गया था। थर्ड ऑप्शन, both Government of India Act 1919 and the Government of India Act 1935 provided for the adoption of diarchy। नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 डायarchy इन प्रोविंसेस को एक्सेप्ट किया था, और 1935 को डायarchy एट द सेंटर बोलने के लिए मतलब प्रोवाइड किया गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये आंसर इसका सिर्फ ये गलत है, ये सही है, तो बी है। मतलब ये सही है, डायarchy 1919 में भी दिया था, 1919 में प्रोविंसेस को दिया था, 1935 में प्रोविंसेस को लेके सेंटर में भी करेंगे बोल के बोले थे, लेकिन वो अडॉप्ट नहीं हो पाया। बोले तो थे, तो इसलिए ये सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु अमंग द गिवन कैंडिडेट्स इज मोस्ट लाइकली टू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, a person born in India after 1st July 1987 becomes an Indian citizen regardless of the citizenship of his parents। नहीं, उस टाइम पे तो कोई एक ना एक तो सिटीजन उसका पेरेंट होना ही चाहिए, तब ही मतलब तब ही वो सिटीजन बन सकता है, तो ये तो गलत है। A person of Indian origin ordinarily residing for 3 years before making application for registration। नहीं, इवन पीआईओ को भी अगर बनाना मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसको 7 इयर्स का टाइम है, उसको यहीं पे इंडिया में 7 इयर्स रहना है, फिर वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। थर्ड ऑप्शन, माइग्रेंट्स फ्रॉम एनी नेबरिंग कंट्री
हु हैव फेस्ड रिलीजियस परसिक्यूशन, पाकिस्तान अफगानिस्तान का केस ले लो, इन दैट कंट्री। हाँ, मोस्ट लाइकली तो माइग्रेंट्स का मोस्ट लाइकली मतलब यहाँ पे 11 ईयर्स का नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है, और 11 ईयर्स का नेचुरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कम करके 5 ईयर्स भी कर दिए थे। तो हाँ, फिलहाल तो ऑप्शन मोस्ट लाइकली का सी आ जाएगा, लेकिन डी का भी देखते हैं। A PIO who came from Assam before 1st January 1966 from Bangladesh and who have been ordinarily resident in Assam since the date of their entry into Assam। तो इसको तो सिटीजन्स मान लिए हैं 1966 में से, तो आंसर तो डी हो जाएगा। ओके, तो चलो 50th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is the most appropriate description of the term nation? तो हम बोलते हैं ना इंडिया को नेशन इन मेकिंग, इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। स्टेट तो हम है, लेकिन हमें नेशन बनना है। तो देखते हैं पहला वाला, इट इज अ लीगल पॉलिटिकल एंटिटी दैट फुलफिल्स द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर नीड ऑफ इट्स पीपल। ये इनडायरेक्टली स्टेट का डेफिनेशन बता रहा है, नेशन का नहीं। तो ये तो निकालो। It is a political entity that necessarily consists of four elements: population, territory, government, sovereignty। ये भी स्टेट के फोर एलिमेंट्स ही बता रहा है, ये भी नहीं है। It is defined as an area of land that is controlled by its own government। ये स्टेट के सिमिलर कंट्री का डेफिनेशन बता रहा है, तो ये भी नहीं है। और डी का देखेंगे तो इट इज अ कम्युनिटी ऑफ द पीपल नेचुरली लिंक्ड टुगेदर बाय सर्टेन कलेक्टिव बिलीफ्स, एस्पिरेशंस एंड इमेजिनेशंस ऑफ इट्स मेंबर्स। हाँ, जब नेशन बोल के आ गए पॉलिटी में, तो बस ये ख्याल रखना कि इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग। बस इसके ऊपर, ये इसके ऊपर फोकस करना, हमें ये बनना है। इंडिया इज अ स्टेट, स्टेट से हमें नेशन बनना है। नेशन मतलब आइडियल, और स्टेट मतलब स्टेट तो हम है ही। ये सब डेफिनेशंस वगैरह दिया है। तो हाँ, वैसे पहला वाला डिस्कशन तो हो गया, लेकिन बीच बीच में अटक गया मैं, और थोड़ा रुक भी गया था। एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो गया हो तो माफ कर देना, पहला वीडियो है। चलो, वैसे तो सभी फोरम आईएएस टेस्ट सीरीज के, और हुआ तो विजन या शंकर का और एक टेस्ट सीरीज एग्जाम के पहले खत्म कर लेंगे। चलो ठीक है।